चाओ बजट में सबका भला, विपक्ष करे शिकवा किला। सहयोगियों का बजट में ध्यान, क्या है प्लान? 2024 का बजट आया, कितनी राहत लाया? युवा, महिला, गरीब, किसान, बजट में सबका ध्यान। और इसी के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, राहुल यादव जी, नेता समाजवादी पार्टी, अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, एपी तिवारी जी, अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अंशु अवस्थी जी से शुरुआत इसलिए करेंगे क्योंकि देश में उन्हीं की सरकार ने सबसे ज्यादा ही बजट पेश किया है ना अंशु अवस्थी जी? तो आपके हिसाब से क्या है और कांग्रेस पार्टी के हिसाब से ये बजट क्या है? देखिए, हमारे हिसाब से क्या है या कांग्रेस पार्टी के हिसाब से क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बजट इस देश के युवाओं के हिसाब से क्या है, किसानों के हिसाब से क्या है, सामाजिक न्याय का सेंसस की बात थी तो दलितों पिछड़ों के हिसाब से क्या है, और महिलाओं के लिए क्या है, और जो आम कॉमन जो छोटे उद्योगपति, छोटे व्यापारी, उनके लिए क्या है। उनके लिए अगर आप बजट में देखें तो कृषि का जो बजट 2023 का 3.20% था, उसे घटाकर 3.15% इस बार कर दिया गया। जो शिक्षा का बजट था उसे भी घटाया आपने। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम 2047 में देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो आधारभूत सुविधाएं हैं, आधारभूत ढांचा, उसे मजबूत करना होता है। आधारभूत सुविधाएं क्या है? स्वास्थ्य है, शिक्षा है। स्वास्थ्य का बजट घटाकर 89,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब 89,000 करोड़ रुपए को यदि 140 करोड़ देशवासियों से आप डिवाइड करें तो मालूम आपको कितना रुपए आता है? 632 रुपए। अब मुझे बताइए, 632 रुपए में एक साल में आपने एलोकेशन किया, उसमें दवाई भी है, इलाज भी है, जांच भी है। तो इससे ये पता चलता है कि सरकार क्या कहती है और क्या कहती है। ये सब आंकड़े हैं, सामने हैं आपके। अब इन आंकड़ों पर अगर बात करिए, बीजेपी के नेता नहीं बात करेंगे। आप एजुकेशन को कमजोर कर रहे हैं, बजट कम कर रहे हैं। और सोशल जस्टिस का बजट, दलितों के प्रति जो इनकी दुर्भावना है, इनकी नफरत है, बीजेपी के डीएनए में बैठ गया दलित की नफरत, दलित के प्रति। उनका भी एलोकेशन आपने कम कर दिया, 58,000 कर 57,000 करोड़ रुपए कर दिए। हम तो ये पूछते हैं कि आखिर अगर ये कुर्सी बचाओ बजट नहीं है तो क्या है? क्योंकि ये कुर्सी बचाओ बजट आपने कहा है क्योंकि ये राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है। उन्होंने आगे और भी कुछ लिखा हुआ है, वो भी जरा अंशु अवस्थी जी, दर्शक भी समझ जाए। आवाज आ रही ना आपको अंशु अवस्थी जी? को आपने पैसे दे दिए, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश से क्या गलती हुई है? ठीक है, स्मार्ट सिटी के बारे में आप क्यों बात नहीं करते? एक मिनट, आयुष्मान योजना आपकी कहां चली गई? ये राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में इसे बजट को लेकर लिखा, पहले कुर्सी बचाओ बजट लिखा, फिर अपनों को दिया गया, ये सारी चीजें। लास्ट में वो लिखते हैं कॉपी एंड पेस्ट कांग्रेस मैनिफेस्टो। तो क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो ऐसा ही था क्या जो आज बजट आया है? नहीं, देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को नकल की है, लागू नहीं किया। हमने अप्रेंटिसशिप की बात की थी युवा न्याय के अंतर्गत। हमने ये वादा किया था कि हम अप्रेंटिसशिप करा के युवाओं को और उनको 1 लाख रुपए देंगे। सरकार ने अप्रेंटिसशिप की तो बात की, लेकिन उस फंड की बात नहीं की जो हमने कही थी। अब बताइए, कोई युवा अप्रेंटिसशिप करके फिर कहां जाएगा? आप उसे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहे, तो नीयत पर सवाल है। मैंने क्या कहा? नकल कर रहे हैं, नीयत पर सवाल, लागू नहीं कर रहे ईमानदारी से। प्रशांत उमराव जी, नीयत पर सवाल है और नकल भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो का आप लोग। देखिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी है। ये अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करने का काम करते हैं। कर्नाटक में भी ये लोग लेकर के आए, गारंटियां लेकर के आए। आज वहाँ पर उन्होंने टैक्स का किसानों के बारे में काम करते हैं, युवाओं के अंशु जी सुन तो लीजिए, वहाँ पे सुनिए, लगातार वहाँ पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है। अपनी बारी में ही बोलिए। टैक्स लगाने का सिर्फ उद्योगपति के लिए और काम करना। ये जो बजट है, अंशु अवस्थी, इस शुरुआत आपसे की, लंबा टाइम आपने लिया, फिर बीच में भी बोलेंगे क्या? ये देश के युवाओं को मजबूत करने वाला, उनको रोजगार परक और उनको स्वावलंबी बनाने वाला बजट है। किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। आधारभूत ढांचे में मजबूती देने की बात की गई है। आज पूरे विश्व में चूंकि महंगाई से ग्रसित है, देश में सबसे कम महंगाई है, क्योंकि हम जब अर्थव्यवस्था को लेकर चलते हैं तो भारत एक आइसोलेट देश नहीं, सब देशों को लेकर चलते हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूती से आगे बढ़ रही है। और हमारे कांग्रेस के साथी बड़ी अभी सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। मैं अंशु अवस्थी जी, चूंकि उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं, इनको जानकारी होगी, अभी एनएसयूआई ने एक लिस्ट निकाली है अपने पदाधिकारियों की,
उस पदाधिकारियों के प्रदेश अध्यक्ष से प्रभारी से लेकर के 65% एक जात के लोग हैं राहुल जी, बाकी 35% बाकी धर्म और जात के लोग हैं। ये कांग्रेस पार्टी का सामाजिक न्याय है। इनकी जो CWC 84 मेंबर्स की है उसमें खाली 18 या 19 OBC हैं, बाकी सब अन्य लोग हैं। ये कांग्रेस पार्टी का सामाजिक न्याय है। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड एक ही जात के लोग हैं। ये कांग्रेस पार्टी का सामाजिक न्याय है। तो हमारा सामाजिक न्याय देखने से पहले कांग्रेस पार्टी का सामाजिक न्याय देखिए। और कांग्रेस राहुल गांधी जी तो लगातार 3 बार से फेल हो रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको तो इसलिए इस बजट में कुछ दिखेगा नहीं। जिनके लिए बजट बनाएगा उन बजट के लिए दिखेगा। राहुल गांधी युवा हैं कि अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि इन हालातों में इंसान जिंदा है, ये शुक्र है। देश जिंदा है, देश लगातार आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत है। आज ब्याज की दरें जो लोन में सबसे कम है। आज पूरे वर्ल्ड से अगर हम तुलना करें, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है 2.5 साल से नहीं बढ़ी है, केंद्र सरकार नहीं बढ़ाई है। कांग्रेस शासित जो राज्य है लगातार पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाता जा रहे हैं। महंगाई कर्नाटका में, हिमाचल में लगातार बढ़ती जा रही है। दूध में ये लोग टैक्स लगा रहे हैं। इसके अलावा बसों का किराया उन्होंने बढ़ाया, बिजली का किराया बढ़ाया। ये जो गारंटियां देने की बात करके जनता को लगातार ये छलने का करते हैं। नहीं, एक सवाल है, देखिए ये सवाल केवल कांग्रेस का नहीं, ये सवाल समाजवादी पार्टी का है कि बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। नहीं, ये तो देश का देखिए बजट है कि किसी प्रदेश का बजट थोड़ा, जो बजट एलोकेशन किया गया है। अब अगर 5 करोड़ आवास बनेंगे, प्रधानमंत्री आवास, तो पूरे देश में बनेंगे ना। आप अगर पिछले 10 साल का भी आंकड़ा निकालेंगे तो सबसे अधिक आवास जो मिले उत्तर प्रदेश को मिले हैं, सबसे अधिक टॉयलेट उत्तर प्रदेश को मिले हैं, सबसे अधिक उज्ज्वला सिलेंडर उत्तर प्रदेश को मिला है। कोई ऐसा थोड़ा कि उत्तर प्रदेश को कम मिलेगा, बाकी राज्यों को कम मिलेगा। अगर किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई तो निश्चित तौर पर उसका लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को सबसे अधिक होगा। 8 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान तो बरगला कौन रहा? 11 करोड़ से अधिक जो है उज्ज्वला सिलेंडर दिए गए हैं। तो बरगला कौन रहा है मिलेगा? उमराव जी, बरगला कौन रहा है फिर? अब कौन क्या कर रहा है, देखिए हम लोग उसके लिए जवाब देने के लिए नहीं, जनता सब चीजें समझती है। हम लोग देश के विकास के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देश के लोगों को, युवाओं को आगे उठाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जो लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, चूंकि उनके पास इस बजट में कुछ, ठीक है राहुल यादव जी, इसलिए लगातार नकारात्मक। राहुल यादव जी, वाकई ये क्या नकारात्मक राजनीति करने के लिए ही हर चीज में, हर फैसले पर, हर चीज में केवल सवाल उठा? देखिए, आज का जो बजट है, यह बजट सीधे तौर पर जो हमारे देश का मध्यम वर्ग है, आज उसको बड़ी निराशा हाथ है। और ये जो भाजपा है और उसके जो घटक दल हैं, इनकी जो आपसी जो आर्थिक नीति है, आपसी जो समझौते हैं, सिर्फ उसका एक दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब देखिए, मैं बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों के, महिलाओं के, नौजवानों के, और जो सैलरीड क्लास है, जो प्रोफेशनल वर्ग है, इनको जिस तरह से टैक्स टेरर आज बजट में देखने को मिला है, यह हताहत है। आप देखिए, आप कल्पना करके देखिए कि जो पेट्रोल डीजल दूध दवाई नहीं खरीद सकता, वो क्या सोना चांदी सस्ता कर देने से सोना चांदी खरीद लेगा? नहीं खरीद पाएगा। आज उसके लिए टमाटर और अदरक खरीद ले, वही बड़ी बात है। तो आज का जो बजट था, अब 65% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं अपने एम्प्लॉयमेंट में। मैं किसानों की बात कर रहा हूं, उनके लिए 3% बजट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ और इसमें उत्पादन बढ़ाने की बात कही गई, विपणन बढ़ाने की बात की गई है। सीधे तौर पे आप इसको समझिए कि कारपोरेट को खुली छूट और किसानों के लूट की अनुमति दी गई है। और आप देखिएगा, किसान फिर आंदोलन को बाध्य होंगे। इन्होंने जितने भी प्रावधान आज के बजट में किए गए हैं, जितने भी पुराने चीजें थी, उन्हीं को रिपीट किया है। आने वाले दिन में आप देखिए, ये अपनी सिर्फ कुर्सी को बचाने के लिए नए नए उपाय करेंगे। जो बिहार है, 59,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बिहार के लिए, 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश के लिए इन्होंने किया है। गया में विष्णुपद कॉरिडोर के लिए, नालंदा कॉरिडोर के लिए इन्होंने पैसे आवंटित किए हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो आवास है ये सभी प्रदेशों को मिलेंगे। अरे भाई, कैसे मिलेंगे? 2022 तक स्किल डेवलपमेंट होना था, स्किल डेवलपमेंट की, स्किल का कैपिटल होना था पूरे वर्ल्ड में इंडिया को। 65% लोग ऐसे हमारे देश में है राहुल जी, जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है। इनको स्किल देना, एजुकेशन देना, एम्प्लॉयमेंट से जोड़ना, एक इकोनॉमिक पावरफुल कंट्री के रूप में इसको स्थापित होना था। 2022 तक का इनका टारगेट था सबको आवास देना था, वो तो ये दे नहीं पाए। अब ये कह रहे हैं कि हम आवास सबको देंगे और आने वाले दिन में अग्निवीर योजना को भी विस्तारित करने जा रहे हैं। यानी बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, ये सब बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और ये लोग लुभावने वादों पे नहीं जाएंगे। ये आप देखिएगा कि जितने भी हमारा कमजोर वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, इसको निराशा याद लगेगी। ठीक है, तो 29 का पिस तो आप लोगों के लिए तैयार हो ही गया, तो आप लोग तो खुशी मनाइए। एपी तिवारी जी अर्थशास्त्री हमारे साथ भी चर्चा में जुड़ रहे हैं। एपी तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर है, जब भी सरकार कोई बनती है और देखिए अंतरिम बजट, फिर इसके बाद ये पूर्ण बजट, तो क्या उम्मीद की जा सकती है अंतरिम बजट के बाद पूर्ण बजट, जब आप
आता है तो क्या कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है क्या? आज तक देश के इतिहास में जो भी इस तरीके से बजट आए, हालांकि 6-7 महीने 7 महीने बाद फिर एक बार बजट आना है। देखिए, अध्ययन ये बताते हैं कि जब कभी अंतरिम बजट पेश किया गया तो उसी के इर्द गिर्द ही कह सकते हैं मोटे तौर पर बजट नीति केंद्रित होती है जी। जो रेगुलर बजट आता है, जो पूर्णकालिक बजट आता है। कुछ मामलों में यह भी पाया गया, अगर 2010 से लेकर अभी तक के बजट का अध्ययन किया जाए, जब कभी अंतरिम बजट पेश किए गए और प्रकारांतर में नॉर्मल बजट, फुल बजट, तो जो विकास का लक्ष्य या साधा जाता रहा है वो जैसे 10% रखा गया तो 11% कहीं हुआ, 9.5% रखा गया तो 10% पूर्णकालिक बजट में। जैसे इस बजट में 10.5% की ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया जी, और उसी पर बजट टिका हुआ है। ये मौद्रिक वृद्धि है, ये बात साफ कर दूं, क्योंकि अर्थशास्त्र की बातें बड़ी गूढ़ होती हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं कि जो मौद्रिक वृद्धि है और वास्तविक वृद्धि, दोनों में फर्क होता है। जैसे वास्तविक वृद्धि में मुद्रास्फीति को भी कंसिडर कर लिया जाता है, तो जो आय वृद्धि होती है वो पाई जाती है। जैसे जो वास्तविक वृद्धि है जीडीपी की, वो लगभग 7% बताई जा रही है। इकोनॉमिक सर्वे ने तो कहा है 6.5 से 7%। बीते वर्षों का अनुभव बताता है, हाल के वर्षों का, कि ये 7% के इर्द गिर्द रह रहा है। ये जो 7% की वास्तविक वृद्धि भी होती है, इसके दो कारक होते हैं। निवेश की दर लगभग 33.5% जीडीपी की है इस समय, मौजूदा वर्ष में, और मतलब बढ़ रहा है। 5+ कह सकते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है, मतलब इसका गणित है। नहीं, मैं समझ, इसका निवेश प्राविधिक है, निवेश बढ़ रहा है। मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बजट जब कभी पूर्णकालिक पेश किया जाता है, ये बहुत ध्यान देने की बात है हम सभी के लिए, एक राष्ट्र के तौर पर, सभी के लिए कह रहा हूं, जो अर्थशास्त्र जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, कि अप्रैल से लगभग 4 महीने पूरे हो गए हैं, मतलब 1/3 कह सकते हैं कालखंड वर्ष 2024-25 का पूरा हो चुका है जी। तो ऐसे में जो बजट की दिशा है, या दशा भी कह सकते हैं, या उसका जो प्रतिरूप है, वो देखना पड़ेगा। जो इंटरिम बजट के कहेंगे व्यापक तौर पर नीतिगत दृष्टिकोण थे, उन्हीं को बनाए रखा गया है। जैसे एक केंद्रीय कहेंगे जो सेंट्रल या मूल लक्ष्य क्या रहा है हाल के वर्षों में बजट नीति का, कि भारत को 2047 तक एक विकसित देश के रूप में स्थापित करना है। ये एक दूरगामी लक्ष्य है। ठीक है, मैं अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूं जी। एक अर्थशास्त्री एच डाल्टन हुआ है, जो ब्रिटिश ट्रेजरी का चांसलर भी था, वो कहता है कि जो स्टेट्समैन हैं उनको दीर्घकालीन लाभ को अधिक वरीयता देनी चाहिए तुलना में अल्पकालिक हानि के। यानी 2047 की जब बात हो रही है, तो आप कोई भी सत्ता प्रतिष्ठान हो, ठीक है। एपी सर, 1 मिनट। अंशु अवस्थी जी, तो आप लोग क्या चाह रहे थे कि अंतरिम बजट के बाद पूर्णकालिक बजट आए तो क्या बड़ा सरकार कर दे, कि बहुत इतना बड़ा फैसला ले ले कि 47 तक जाते जाते उससे पहले ही सब कुछ बेहतर हो जाए, 30 में ही हो जाए? देखिए, हम ये कह रहे हैं, हम इस बात को कह रहे हैं, देखिए जनता ने विदाई तो 2024 में कर दी है, 47 तो छोड़िए। हम ये बात कह रहे हैं कि आप ही कहते हैं इस बात को कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत के लिए जो आधारभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, ग्रामीण हमारा जो अंचल है, गांव, जब तक हम उनको विकसित नहीं करेंगे, उनको मजबूत नहीं करेंगे, तो कैसे विकसित होगा? तिवारी जी कह रहे हैं कि जो अर्थशास्त्र जानते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, क्या 632 रुपए में देश के एक आदमी को 1 साल में इलाज, दवाई और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है? आप जिस देश में एजुकेशन पर सिर्फ 2% खर्चा हो रहा है, स्वास्थ्य पर 1% खर्चा हो रहा है, 0.5% हो रहा है,
उस देश में आप कौन से अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं? दूसरा, आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को लोन लेने के लिए, आप लोगों की आय नहीं बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को लोन पर जिंदा रखना चाहते हैं। एक गांव में कहावत है कि उधार लेके घी पियो, तो ये अर्थशास्त्र बीजेपी का है। इस पर कोई क्यों नहीं बात करता? हमारी भी गठबंधन की सरकार थी, आपने आंध्र प्रदेश को पैसे दिए, बिहार को दिए, अच्छी बात है। हमारी गठबंधन की सरकार थी, आपसे ज्यादा हमने राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया, लेकिन हमने किसानों का 72,000 करोड़ रुपए माफ किया। जाते जाते आप तो किसानों का बजट ही घटा जाते जाते आप बता दीजिए ना। यूपीए नहीं, जो यूथ है, जो यूपीए नहीं, यूपीए 1 में माफ किया। एक मिनट, अंशु अवस्थी जी, जब तक नहीं होगी। उमराव जी आप ही से, ये यूपीए 1 में माफ किया गया था, यूपीए 2 में माफ किया गया था, और माफ कब किया गया था? जिस बात को लेकर कांग्रेस कहती है कि वो किसानों की तहसील है। भी देखिए राहुल जी, सबसे अधिक किसानों की जो आत्महत्या के जो केस हैं कर्नाटक आ रहा हूँ, एपी सर आता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में हजारों किसानों के आत्महत्या के मामले आ रहे थे, इस पे नहीं बोलेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाई, कर्नाटक में इनकी 1 साल से ऊपर सरकार है, कितने इन्होंने रोजगार दिए? वहां इन्होंने महंगाई दर कम करने के लिए क्या काम किया? किसानों के लिए क्या काम किया? भाई आप अपने राज्य का डेटा दीजिए। आप वहाँ पे हिमाचल में आपकी सरकार सैलरी देने की स्थिति आप नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री जी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, दूसरे राज्यों से उधार मांग रहे कि हमें कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का मॉडल है। ये कांग्रेस पार्टी का मॉडल है कि 2011 के बाद से कांग्रेस सरकार किसी राज्य में आज तक रिपीट नहीं हुई है। 5 साल सरकार में रहते जनता इनको उखाड़ करके फेंक देती है, क्योंकि जिस राज्य में जाते हैं वो राहुल यादव जी, कोई सवाल है आपके? की तरह चूस लेते हैं। आपके कोई सवाल है? नहीं, देखिए ऐसा है, सवाल नहीं। अब चूंकि बजट है, 1 मिनट अंशु, मैं कह रहा हूं, बजट को अगर आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखें, जैसा मैं तिवारी जी को सुन रहा था, अच्छा बता रहे थे, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने कहा कि जो विकसित भारत है 2047 का संकल्प है, अगर भारतीय जनता पार्टी 2047 को लेकर ही बजट बनाती तो भी उसमें फेल है। आप ये देखिए कि युवाओं के लिए कौशल और रोजगार के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट को, ठीक है, आप जो कह रहे हैं एपी तिवारी जी, दोनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये सवाल है। मेरा सवाल ये है तिवारी जी से कि जो हमारा यूथ है 25 साल के बाद तो बूढ़ा हो जाएगा ना, तो उसके लिए स्किल और रोजगार के प्रबंध करने का क्या फायदा? एपी तिवारी जी एमएसपी कहां है? आर्थिक तर्क ये है आज एनपीएस के लिए कि जब प्रति व्यक्ति शिक्षा व्यय की बात की अंशु जी ने, नहीं, अंशु अवस्थी जी का कहना है कि स्वास्थ्य का बजट घटा दिया गया, शिक्षा का बजट घटा दिया गया। यही रख रहा हूं। ये जो नई आर्थिक नीति के नाम पर जुलाई 1991, हमें याद रखना होगा एक राष्ट्र के रूप में, नरसिंह राव सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, और जुलाई 1991 में एक साथ आर्थिक सुधार को लेकर कई फैसले लिए गए थे जी। उनमें से एक महत्वपूर्ण कड़ी थी निजीकरण, दूसरी कड़ी थी बाजारीकरण, तीसरी कड़ी थी भूमंडलीकरण। तो इस प्रकार ये समझना पड़ेगा कि जब ये तो सार्वजनिक क्षेत्र का बजट है ना, बजट में सरकार की अपनी बजट बंदिशें होती हैं, और बजट बंदिश का केवल एक सूचकांक या पैमाना रखना चाहूंगा। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते जो बजट की कसौटी होती है वो होती है राजकोषीय घाटा, जीडीपी अनुपात। इसको अंतरिम बजट में रखा गया था 5.1%, लेकिन उसे इस बजट में घटाकर 4.9% पर रखा गया है। वर्ष 2026-27 के लिए इसको 4.5% पर लक्षित किया गया है। पता नहीं राजनीति के जो छात्र उन्हें समझ में आ रहा है अर्थशास्त्र की बात। राजकोषीय घाटा ये बताता है कि सरकार की उधारी की दिशा क्या है। सरकार उधार को नियंत्रित करना चाहती है। एफआरबीएम एक्ट है 2000 में लाया गया था। लगातार एफआरबीएम एक्ट के तहत राजकोषीय घाटा सरकारें घटाती रही हैं। उसी क्रम में इस बजट में भी राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात को नियंत्रित रखा गया है। यही पैमाना है ये बताने के लिए कि बजट संतुलित है। विभिन्न क्षेत्रों में एलोकेशंस किए गए हैं। अंशु जी समझ में आई बात है आपको? कौशल विकास का संबंध है, पहली बार किसी सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की पॉलिसी लागू की है। पीएलआई पहले से चल रही थी, लेकिन रोजगार चूंकि एक प्राथमिकता है सरकार की, जो आंकड़े बताते हैं उसमें यह है कि
मैं एक जीडीपी मिनट की तिवारी जी, मैं रफ्तार अपनी तो बात तेज करूं, रही आपने है जो बढ़ने बताया, मैं उससे बोलना की, चाहता लेकिन 6.7% की ग्रोथ रेट रही है राहुल भाई, जीडीपी मैं की। बोलूं? मैं रख रहा हूं इसको, अगर देखा जाए 2000 से 2022-23 तक का आंकड़ा है राहुल ये। भाई, मैं 10 तो सेकंड अपनी ऐसे बात में करूं। ये और जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा वो मात्र 0.0 राहुल भाई, आवाज आ रही है मेरी? नहीं, एक मिनट, एक सवाल। रखा गया एपी है। तिवारी जी, और कांग्रेस का रोजगार कहना को है बढ़ाने कि के जो लिए कर्जा ले ऑप्शन रखा है किसानों ने वो माफ कर देना चाहिए। हेलो, किसानों को जो कर्जा है केंद्र सरकार को माफ कर देना चाहिए। देखिए, मैं अपनी बात नहीं कहूंगा, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी जरूर हूं। डॉक्टर AM खुसरो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। जब 11वें वित्त आयोग के वो अध्यक्ष बनाए गए, 11वें वित्त आयोग के, इसमें 16वां वित्त आयोग काम कर रहा है, तो उन्होंने बिजनेस पॉलिटिकल ऑब्जर्वर को एक इंटरव्यू दिया था जो फ्रंट पेज पर प्रकाशित हुआ था बिजनेस पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के। उसमें उन्होंने केवल एक सेंटेंस कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स आर एट द एरिंग साइड्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलिज्म। लोक लुभावन नीतियों को लागू करने में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों दोषी हैं। और उन्होंने तो खुले तौर पे कहा था कि यहाँ तो लोन देने के लिए नहीं तो 11वां किसके शासनकाल में था? थोड़ा जोड़ना घटाना पड़ेगा। अंशु अवस्थी जी, आप ही बता दीजिए। विचारणीय है। पंजाब देखिए, की स्थिति क्या है? तिवारी जी जो बात कह रहे हैं, महाराष्ट्र हम उसकी व्यवहारिकता पे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ। मैं अंशु अवस्थी जी, हम आप ही के साथ रुकना चाहता हूं। मैं आप बता दीजिए, आपने कब इसकी घोषणा की थी? आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने, कह सकता हूं, साल बता दीजिए। 2009 में की थी हमने। 9 से 14 तक थे, तो क्या हो पाया ये? 9 में हमने यूपीए 1 में जाते जाते की थी, और उसके बाद जनता ने हमें फिर से आशीर्वाद दिया। फिर आपने माफ कर दिया था सारा। हम ये जो नहीं, बिल्कुल माफ किया। आप तिवारी जी सामने हैं, सपा के साथी, बीजेपी के साथी बैठे। हम दूसरी बात कह रहे हैं, इस देश में जो बजट है, आप देखिए कि कॉमन मैन का जो टैक्स है वो 30% है। उद्योगपतियों का टैक्स बीजेपी ने घटा के 25 कर दिया, यानी कि गरीब और कॉमन मैन 30% टैक्स देगा। उद्योगपति जो कमा रहा है वो देगा 25, उसके बाद गरीब आदमी उस पर 28% जीएसटी भी दे रहा है। तो सवाल ये है कि आप लोगों के, ठीक है, आप लोग राजनीति के छात्र हैं, तो राजनीति शास्त्र के हिसाब से इस बजट को देख रहे हैं, अर्थशास्त्री अपने हिसाब से देख रहे हैं, और आम जनमानस अपने हिसाब से इस बजट को देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।